क्या आप कहते थे? मोमेंटम ऑफ particle of mass m which is moving with velocity v is given by mv. Next point, momentum P equals to mv is a vector quantity. For a particle, rate of change of momentum is force d p by dt d mv by dt m dv by dt ma फोर्स। जो ये कोई तरीका बहुत अच्छा नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऐसे ही कहा जाता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। और F बराबर ma बचपन से सुनते आए हैं, मतलब क्लास 9th क्लास, उससे पहले 8th में भी। तो F इक्वल्स टू ma न्यूटन के टाइम पर अच्छा एक रिलेशन था, लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुआ तो उस फॉर्मेट में न्यूटन्स लॉ वहां यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रह गया। तो और बेहतर जो फॉर्मेट आया, वो फॉर्मेट आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। आप चेक कर लो कि ये पुराने वाले आइडिया से मैच भी कर रहा है, चेक करके देख लो। dp बाई dt डी एम वी बाई dt, m यदि पार्टिकल का बदल नहीं रहा तो dv बाई dt m dv बाई dt को आप ये कहते हैं ma, और ma हुआ फोर्स। क्या मैं इसे चेंज करूं पेज को? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो यहां से ये पॉइंट भी आप मेंशन कर ही डाले हैं, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इक्वल्स टू डीपी बाई dt, ये हो गया फोर्स F। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? फोर्स। और ध्यान से देखिएगा, dp क्या देते हैं? F dt। तो यहां से क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अरे वाई डी एक्स होता है ना, वाई डी एक्स एरिया। तो यहां पर क्या है? एफ डी टी। एफ डी टी किसके बराबर है? ये नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर मैं लिख देता हूं। सर आपकी आवाज। एफ बराबर अभी अभी आपने देखा डीपी बाई डी टी, तो डीपी बराबर आप लिख देते हैं एफ डी टी। डीपी को कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर हो गया? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। और ये डीपी बाई डी क्या है? स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। तो आपको दो और रिलेशन जो सामने मिल गए, ये ग्राफ में हेल्प करेगा। एफ टी ग्राफ का जो है एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम, और पीटी ग्राफ का स्लोप देगा फोर्स। ठीक, ये नीचे भी लिखा था, ऊपर एक बार और लिख दिया जिससे आप
कंफर्टेबल हो जाए इसे देख लें। ओके, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर छुपा लेते हैं जनरली, और इसको शॉर्ट में मैं COM कॉल करूंगा क्योंकि मुझे बहुत बार लिखना पड़ता है। COM कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एनर्जी के लिए मैं लिखता हूं COE कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए COA लिखा जाता है। ये एक परंपरा भी है, करीब करीब सब लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बुक में ये बताया गया हो यही परंपरा है, ये आदत में है। ये COM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये है क्या? ये कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है आपके सामने एक, लेकिन मैकेनिक्स के जो 3 बेसिक रूल्स है उनमें से एक है। एक तो आपने एनर्जी के बारे में बात की, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, पहला बेसिक रूल कंसेप्ट जो बहुत यूजफुल है। और दूसरा ये आपके जानते हैं, इफ F0, ध्यान से देखिएगा, इफ F0 देन आपके सामने क्या आ गया? dp/dt 0 implies that P कांस्टेंट। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? when नेट फोर्स, MA तो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है तो टोटल मोमेंटम निकलेगा कैसे? वेक्टर सम से। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम और कंजर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम है ये बदल नहीं रहा होगा, कंजर्व रहेगा। यदि टोटल फोर्स जो लग रहा है सिस्टम पे वो 0 है। और सोचो, यदि मैं फोर्स टोटल ढूंढ रहा हूं तो 2 तरह के कैटेगरी बना दूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जब भी देखोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे, हमेशा उनका सम 0 होगा। तो बचा कौन? एक्सटर्नल। तो आप इसको और रिफाइंड कर सकते हो, F टोटल देख रहे हो, F नेट, तो ये आप 2 पार्ट कर दो, F एक्सटर्नल उसका सम प्लस F इंटरनल उसका सम। तो जब आप करोगे ना F एक्सटर्नल और F इंटरनल का सम, तो रिकॉल करो ना, F इंटरनल क्या हो जाने वाला है? F इंटरनल हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर में होगा, एक्शन रिएक्शन, तो 0। तो आप यदि एक्सटर्नल नेट 0 देख लोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओ कि टोटल नेट तो 0 होगा ही होगा। तो आप इस लॉ को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हो, इफ F एक्सटर्नल नेट 0 देन मोमेंटम, then total momentum of the system remains same, remains same। मतलब आपने अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया आइडिया कि एक्सटर्नल तो देखेंगे ही नहीं, सॉरी इंटरनल तो देखेंगे ही नहीं, इंटरनल का सम तो 0 होता ही होता है, तो बचा कौन? एक्सटर्नल। यदि एक्सटर्नल 0 है टोटल तो मोमेंटम सिस्टम का बदलेगा नहीं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लैंग्वेज तो मतलब क्लियर है ना, कि यदि फोर्स 0 है, फिर हमने कहा कि नेट फोर्स 0 है, फिर हमने कहा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अच्छा, ये जानते हो वेक्टर का x y से इंडिपेंडेंट होता है, y z वाले से इंडिपेंडेंट होता है। प्रोजेक्टाइल में काम किया था हमने, x वाला इंडिपेंडेंट y से, y वाला इंडिपेंडेंट z से, अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग सोचते थे।
तो ये इसको और थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं हम लोग आइडिया को ऐसे कि इफ fx0 then px constant, if fy0 then py constant, if fz0 then pz constant। मतलब आपका जरूरी नहीं है कि सारे डायरेक्शन में फोर्स जीरो। यदि एक्स डायरेक्शन में नेट जीरो है, कोई कंपोनेंट नहीं है, जो भी है उनका सम जीरो है, वाई जेड में फोर्स दिख रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन वाला कंजर्व रहेगा। और प्रोजेक्टाइल में ही सोच लो ना, वर्टिकल डायरेक्शन वाला मोमेंटम बदलता है लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम नहीं बदलेगा, mu cos थीटा हमेशा एक जैसा रहेगा। सोच के देखो। तो यदि किसी एक डायरेक्शन को आप कॉन्फिडेंटली देख रहे हो कि नेट फोर्स जीरो है, तो केवल उस डायरेक्शन में नेट मोमेंटम कंजर्व कर लो आप, तो थोड़ा और बेहतर विजन दिखा। केवल एक्स में भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन सोच सकते हैं, केवल वाई में सोच सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया आप बताओ, यदि हम बात करते हैं कोलिजन, कोलिजन का मीनिंग ध्यान से सुनो। दो रिजिड ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही जगह रहना चाहेंगे, एक ही चेयर है उस पर दो लोग बैठना चाहेंगे, तो कोलिजन होगा। नहीं तो बैठ के देख लो। मीन्स कोलिजन का सीधा सा रूल है, दो रिजिड ब्लॉक एक ही स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहे एक ही मोमेंट पे, तो कोलिजन होगा। कोलिजन क्यों होगा ये समझ में तो आ गया। अब यदि कोलिजन होगा तो आप यदि अपना सर किसी दूसरे के सर पे मारे तो फोर्स तो दोनों पे आएगा, दोनों का सर लाल। तो अब नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम पे ये बता दो। तो न्यूटन थर्ड लॉ से मोहन ने सोहन को सर से मारा, तो सोहन को ज्यादा चोट लगा या मोहन को चोट लगा? वाह वाह, डायरेक्शन अपोजिट, तो टोटल फोर्स वाह, तो मोमेंटम कंजर्व। ये होता है कोलिजन का कंसेप्ट बेसिक। ये m1 ये m2 दोनों किससे चल रहे हैं? u1 से, और u2 स्पीड से चल रहे हैं, और u1 बड़ा है, इसका मतलब है टक्कर तो होगा। और यहां ये एक दूसरे से टकरा गए। जब यहां ये एक दूसरे से टकरा गए, उसके बाद देखोगे तो अब ये m1 और m2 जो है फिर से जो भागते दिख रहे हैं, इनका स्पीड है v1 और v2। किसका ज्यादा होगा, v1 या v2? v2। अरे भाई, पीछे वाला जाके आगे वाले को पीट देगा, अगला वाला फिर भागता है, अबे कहाँ रुकेगा वो? सोच के देखो। और नहीं तो ऐसा कभी देखे हो कंचे खेलते हुए, एक कंचा पीछे वाला गया अगले वाले को हिट कर दिया और फिर वो रुकता है, भाई तूने मुझे मारा, अभी मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिफोर इम्पैक्ट, और यहाँ देख रहे हैं आफ्टर इम्पैक्ट। और आप अब मुझे बताओ, इस पूरे प्रोसेस में एफ नेट क्या है? एफ नेट क्या जीरो दिख रहा है? अरे एफ नेट जीरो दिखा या नहीं दिखा? चलो सर मेरे को नहीं दिख रहा, लो और बेहतर कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट जीरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल है और एमजी है, ठीक है मैं मान लेता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? वो जो सर मोहन ने सोहन से जब टकराया तो फोर्स आया। बहुत अच्छे बच्चे हो, फोर्स आया तो दोनों पे ना आया, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो सिस्टम के लिए। तो सिस्टम का मोमेंटम आप क्या कहोगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखने वाले हो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एरो देख के डर लगने लगता है, एरो हटा देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये याद रखना। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया ये p इनिशियल, और ये m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया p फाइनल। सर इनिशियल फाइनल, अरे छोड़ो यार, ऐसे लिखो ना, p बिफोर इम्पैक्ट एंड p आफ्टर इम्पैक्ट। लेकिन इंसान आलसी होता है, इनिशियल फाइनल लिख दिया। ठीक है, सर इसका करोगे क्या? इस पे केवल 100 क्वेश्चन बनाएंगे। ये बॉल जा रहा है, अच्छा पिछला वाला पेज दिखाऊं, नोट करो। अरे ये ज्यादा पीछे चलेगा, ये नोट करो।
P बिफोर इम्पैक्ट, P आफ्टर इम्पैक्ट एक जैसा हो गया। कोलिजन हो गया, एक ही जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो कुर्सी वाली खेल खेल रहे थे, अब एक ही कुर्सी बची तो फिर तो टक्कर हो ही जाएगा, दो लोग चाहेंगे उस पर बैठ। उसी तरह रिजिड ब्लॉक एक ही स्पेस को एक ही टाइम पे ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो कोलिजन होता है। और एक ही स्ट्रेट लाइन में कोलिजन से पहले और बाद में चलते दिखे पार्टिकल तो उसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और यदि प्लेन में जैसे कैरम बोर्ड पे हम स्ट्राइकर से किसी कॉइन को हिट करते हैं और वो बिखरता है, उस समय जो कोलिजन होता है वो प्लेन में होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब हो तो हेड ऑन। और यदि प्लेन में होता दिखे तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कब कहते हैं? यदि प्लेन में हो और एक ही स्ट्रेट लाइन पे कोलिजन से पहले, जैसे ये जो चित्र है वो किसका है? हेड ऑन। तो आप ज्यादा टाइम देंगे हेड ऑन पढ़ने में। ऑब्लिक कोलिजन एक दिन में एक एग्जांपल से आप समझेंगे, क्योंकि यही सारा आइडिया वहां यूज होगा। लेकिन ऑब्लिक कम टाइम आप देंगे और हेड ऑन पे ज्यादा टाइम देंगे। तो कोलिजन जब कह रहा हूं तो दो कई तरह से उनके कैटेगरी बनाया जाता है। अभी मैंने क्या कहा? कोलिजन कि एक ही लाइन पे यदि दिखे टक्कर से पहले और बाद में चलते पार्टिकल तो हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। आप मुझे ये बताइए कि एक एरो है और एरो है 6 kg का, और ये ज्यादा हो गया 0.6 kg का, ठीक है? एरो है 0.6 kg का और ये जा रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और सामने एक ब्लॉक है 14.4 kg का ब्लॉक, और आपने क्या देखा कि ये ब्लॉक के साथ एम्बेडेड हो गया, ये एरो एम्बेडेड हो गया एरो। और अब ब्लॉक जो एरो के साथ भाग रहा होगा वो भी नॉट क्या होगा बताओ? पहले ये ब्लॉक रेस्ट पे था, तो आप यदि बात करेंगे एरो के ब्लॉक के साथ जुड़ने की, तो आप इनको सॉल्व करते वक्त क्या है क्वेश्चन वो पहले क्लियर कर लो। और सॉल्व करते वक्त क्या लिखोगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 0.6 into 30 equals to 0.6 plus 14.4 into V नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? 18 by 20, 18 by 15, 18 by 15 ये हो गया V नॉट। 6/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये स्पीड। यदि कोई कहे कि कितना एनर्जी लॉस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर देना। यदि कोई कहे एनर्जी लॉस बताओ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एनर्जी लॉस ड्यू टू इंपैक्ट, एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। कैलकुलेट करके देख लेंगे सिस्टम का। ये किसके लिए सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं फॉर एरो ब्लॉक सिस्टम, फॉर एरो ब्लॉक सिस्टम। एरो और ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टक्कर के टाइम पे जो फोर्स आया वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, एक लेफ्ट राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, दोनों फोर्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बॉल टंगा हुआ है 2 kg का और एक पार्टिकल आता है 0.2 kg का जो कि 44 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, और ये दूसरा जो है ये बॉल रेस्ट पे है। यदि ये टक्कर होगा तो पार्टिकल जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या उसका कुछ स्पीड होगा या नहीं होगा? पार्टिकल इसके साथ जुड़ गया तो जुड़ने के बाद ये यदि जाता दिखेगा ऐसे तो वो भी नॉट क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। क्या यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। टक्कर से पहले टक्कर के बाद क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई। एक पार्टिकल 0.2 kg का जाकर चिपक गया बॉल के साथ, बॉल पार्टिकल। पहले तो ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो कहो कि सर टेंशन है नहीं कर सकते, कहो कि सर mg है नहीं कर सकते, फिर मैं याद दिलाऊंगा दोनों वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं।
just before and after impact, just before and after impact in horizontal direction by conservation of momentum. क्या लिख दोगे? 0.2 into 44 equals to 2.2 into V नॉट. यहां से V नॉट कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड. क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्यों कंजर्व कर सकते हैं? कारण बताओ. क्योंकि वर्टिकल वाला फोर्स का हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और उसके बाद आप लोग 2 दिन पहले पढ़ रहे थे, एक नाम था वर्टिकल सर्कुलर मोशन. बताओ क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? एल है 2 मीटर लेंथ का. तो आप चेक करो मिनिमम कितना चाहिए होता है वर्टिकल सर्कुलर के लिए? 5 GR. तो यदि ये 2 मीटर है तो 5 into 10 into 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कतई कंप्लीट नहीं करेगा. तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सर मजाक मत करो. तो आप इसमें देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और छूट कहाँ रहा है? NLM सब कुछ इकट्ठा एक साथ. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी चाहिए जो बाकी के चैप्टर से उन्हें मिक्स कर सके, आइडियाज को, पीछे वाले आइडियाज को मिक्स कर सके. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये अच्छी बात नहीं है, एक ही दिन में चैप्टर खत्म करने लगते हो आप. कोई नहीं, आज केवल छोटे छोटे कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं, आपको रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ, एनालाइज कर लीजिएगा एक बार. और आप लोग अपने बताइएगा एक्सरसाइज 1 कौन सा था? वर्क पावर एनर्जी वाले विज्ञान बुक के एक्सरसाइज 1 के आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चंस. ठीक है, जो आपके डाउट वाले नंबर एटलीस्ट एक्सरसाइज ये 9 क्वेश्चन ये, तो मैं उनको सॉल्व करके आपको देता हूँ.